एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सीरीज़ के बारे में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड एम्स। और ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीट देने जा रहे हैं तो ये सीरीज़ वाकई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस सीरीज़ से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप मेरा टारगेट है कि सब बच्चे का 320 प्लस 340 प्लस आए, तो ये तभी हो पाएगा जब इस सीरीज़ को रेगुलर आप देखें, बार बार देखेंगे तभी ये आपको फ़ायदा आएगा इस सीरीज़ से। और आप अगर पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ये चैनल बहुत ही फ़ायदा पहुंचा सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज़ 6 to 7 o'clock के बीच में रेगुलर मेरा टारगेट है, रेगुलर आए, बट 1-2 दिन ना आए तो प्लीज़ माफ़ी। और रेगुलर आता रहेगा ये सीरीज़। सो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में देखते हैं। तो लंग्स बेसिकली डिविजिबल इनटू द राइट एंड द लेफ़्ट पार्ट। तो जो हमारे लंग्स है राइट है और लेफ़्ट है, दो पार्ट में डिविजिबल है। ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, दिस इज़ अ ट्रैकिया एंड दिस ट्रैकिया इज़ डिवाइडेड इनटू द ट्रैक्यूल्स एंड फर्दर। सो दिस इज़ ट्रैकिया एंड दिस इज़ ब्रोंक्यूल्स वगैरह से डिवाइड होता है। और ये राइट लंग्स है एंड दिस इज़ अ लेफ़्ट लंग। तो राइट लंग और लेफ़्ट लंग में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं हम। तो जो राइट लंग्स है वो बेसिकली दो चीज़ों से है। इसमें 3 डिवीज़न है, राइट अपर पार्ट, राइट मिडिल पार्ट एंड राइट लोअर पार्ट। राइट अपर पार्ट और राइट मिडिल पार्ट, दिस इज़ डिविजिबल बाय द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल फिशर। तो हॉरिजॉन्टल फिशर के वजह से ही ये पॉसिबल है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो राइट मिडिल है और राइट लोअर है, दिस इज़ डिविजिबल बाय द ऑब्लिक फिशर। तो ऑब्लिक फिशर से यहाँ से डिवीज़न होता है इसका। और यहाँ पे जो राइट अपर और राइट मिडिल है, दिस इज़ डिविजिबल बाय द हॉरिजॉन्टल फिशर। यानी दो इसमें फिशर होते हैं एंड दिस 2 फिशर्स इज दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ राइट अपर, राइट मिडिल और राइट लोअर पार्ट। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो राइट लंग्स है इसके 3 पार्ट होते हैं, राइट अपर पार्ट, राइट मिडिल पार्ट और राइट लोअर पार्ट। एंड दिस पार्ट इज divided by the help of horizontal fissure and oblique fissure। ये डिवाइड करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लेफ़्ट लंग है, तो लेफ़्ट लंग इज़ डिविजिबल इनटू द ओनली टू पार्ट। one is called left upper part and left lower part and this is divided by the help of oblique fissure। ये oblique fissure के मदद से ऐसा होता है। तो ये आपका डिवीजन हो गया। अब देखते हैं कि जो दो लंग्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो दो लंग्स है, दिस इज डिविजिबल, दैट इज सेपरेटेड बाय द मीडिया स्टेनम। तो मीडिया स्टेनम का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द 2 लंग्स एंड दिस इज अ फंक्शनल गैप बिटवीन द 2 लंग्स। और इसी मीडिया स्टेनम में हार्ट का सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट लंग्स हैं, यहाँ पे देखिए कार्डिक नॉच यहाँ पे है। द कार्डिक नॉच बेसिकली जो होता है वो क्या करता है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ कार्डिक नॉच एंड दिस कार्डिक नॉच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द कार्डिक नॉच, यहीं पे हार्ट प्रेजेंट होता है। और लंग्स के चारों तरफ आप पिंक कलर का देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। सो द प्लूरल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दैट इज अराउंड द लंग्स होता है और एक कवरिंग होती है। इट इज़ अ कवरिंग ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन, कवरिंग ऑफ द लंग्स। तो लंग्स की एक कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट। और इस मेम्ब्रेन और लंग्स पेरेन्काइमा के अंदर जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। सो द प्लूरल फ्लूइड इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लंग्स का जो लंग्स होता है, दिस इज सराउंडेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, दिस इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। और इस प्लूरल फ्लूइड की वजह से क्या होता है कि लंग्स जो होता है रिब्स के मतलब कि अंदर होता है। तो जब भी हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, तो जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो लंग्स हमारा एक्सपेंड होता है ना, लंग्स एक्सपेंड होता है, फिर ऊपर नीचे जाता है। तो फ्रिक्शंस भी हो सकते हैं, लंग्स के अंदर फ्रिक्शन भी डेवलप हो सकता है। तो इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करता है ये प्लूरल फ्लूइड। तो इसलिए प्लूरल फ्लूइड का बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए।
तो ये है हमारा थोड़ा सा बेसिक कवरिंग। एंड नाउ वी टॉक अबाउट वी हैव अ 2 लंग्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वी हैव अ 2 लंग्स विच आर कवर बाय द डबल लेयर मेम्ब्रेन। जैसे अभी मैंने बताया था कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से कवर होता है, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से कवर होता है ये, एंड विथ प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन देम। जैसे अभी मैंने बताया कि प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर होता है। सो दिस प्लूरल फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो लंग्स के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि लंग्स के पेरेंकाइमा खराब ना हो। सो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, जैसे मान लीजिए मैं बनाऊं तो आउटर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो काफ़ी क्लोज है थोरैसिक कैविटी का, एंड द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स सरफेस। ऑब्वियस है, जो इनर वाला होगा वो लंग्स से कवर होगा, और जो आउटर होगा वो थोरैसिक लाइनिंग से कवर होगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस डायग्राम से हम ये सीखेंगे कि क्या होता है आखिर कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है जो कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह है या कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बीमारी होती है दैट इज़ कॉल्ड प्लूरोसिटी और प्लूरल इफ्यूजन डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, तो दिस इज़ अ प्लूरल मेम्ब्रेन, दिस इज़ अ लेयर दैट इज़ प्लूरल मेम्ब्रेन है। अब इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। और अभी पता चल गया कि आपको प्लूरल फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने में मदद करता है, राइट। तो अगर किसी भी वजह से प्लूरल फ्लूइड का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, यानी प्लूरल फ्लूइड का नंबर, प्लूरल फ्लूइड का जो कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड प्लूरोसिटी, एंड दिस प्लूरोसिटी और दिस इज़ कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन डिजीज़। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लंग से पानी निकालते हैं, क्योंकि प्लूरल मेम्ब्रेन से बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हमने लंग से पानी निकाला। तो लंग से पानी निकालना का मतलब ये है कि हमने क्या किया कि इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो एक्सेसिव प्लूरल फ्लूइड है उस प्लूरल फ्लूइड को हमने निडल के सहारे, आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस निडल के थ्रू हमने एक्सेसिव प्लूरल फ्लूइड को निकाल लिया। तो एक्सेसिव प्लूरल फ्लूइड को निकालने से क्या होगा कि लंग्स थोड़े से हल्के महसूस होंगे और सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी और सही हो जाएगी, राइट। सो ड्यू टू द एनी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन द सिक्रीशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज इंक्रीजेस एंड ड्यू टू विच डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग टेक प्लेस। The most common causes of increase the pleural fluid, that is called bacterial infection, and the most common bacteria is called mycobacterium tuberculosis। इंडिया के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी कॉज करता है, और टीबी कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है इसी की वजह से क्या होता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, राइट। तो आप इस एक्सरे के अंदर देख पा रहे होंगे कि जो एयर होता है, एयर ब्लैक आता है एक्सरे, किसी का एक्सरे देखिएगा तो जो एयर होता है वो ब्लैक आता है, और जब पानी भर जाएगा तो देख रहे हैं ये पूरा कोस्टल मार्जिन इसे बोलते हैं बिल्कुल वाइट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे पानी है। तो इस एक्सरे के बिहार पे और फिर हम स्टेथोस्कोप लगाएंगे, स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे तो यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है, आवाज़ नहीं आएगी, कुछ साउंड अपीयर नहीं होगा। फिर हम निडल ऐसे लगाएंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ से सीधा डायरेक्टली निडल इंसर्ट करेंगे और प्लूरल फ्लूइड भी खींच लेंगे। मैंने अपने इंटर्नशिप में बहुत बार ऐसे प्लूरल फ्लूइड को निकाला है। तो बहुत ही इजी टेक्निक होता है, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आप भी आई होप के डॉक्टर बने और सीखें इस चीज़ को। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, तो ट्रैकिया बेसिकली 10 to 12 सेंटीमीटर इन लॉन्ग होता है, एंड इट इज़ लाइन बाय द सी शेप कार्टिलेज, एंड कार्टिलेज रिंग से होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डायग्राम में सी शेप कार्टिलेज से ट्रैकियल रिंग, ट्रैकियल कार्टिलेज बना होता है। इस डायग्राम में भी देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, हमारा ट्रैकिया है। तो दिस ट्रैकिया इज अप्रॉक्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लॉन्ग, and it is lined by the C-shaped cartilage ring which is made up of hyaline cartilage. This is very very important कि जो ट्रैकिया है वो किस चीज़ से कवर होता है, तो दिस ट्रैकिया इज कवर बाय द हाइलीन कार्टिलेज।
नाउ वी टॉक अबाउट द टीएस ऑफ ट्रैकिया। ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर हम काट के देखेंगे ट्रैकिया को, तो ट्रैकिया के अंदर जो आउटर पार्ट है हाइलिन शीट होता है, हाइलिन कार्टिलेज से कवर होता है, और इसके अंदर जो सेंटर में आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स सारे जो है रेड रेड मैंने बनाया है, दिस इज अ गॉबलेट सेल्स। और ये इसके अंदर मतलब इसके अंदर कॉलमनार सेल और सिलिएटेड सेल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि ट्रैकिया के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है। तो ट्रैकिया के अंदर गॉबलेट सेल होता है, कॉलमनार एंड सिलिएटेड सेल्स होता है, और हाइलिन कार्टिलेज से कवर होती है। इस और फिर इस डायग्राम में आप कुछ इस चीज़ को अप्रिसिएट कर पाएंगे कि यहाँ पे ट्रैकिया है, दिस इज सी शेप स्ट्रक्चर राइट, एंड ट्रैकिया रिंग है, और ऊपर जो ट्रैकिया के ऊपर होता है दिस इज कॉल्ड क्रिकॉइड कार्टिलेज, और ऊपर और भी ऊपर जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड थायराइड कार्टिलेज। एडम एप्पल भी होता है जो आप सबको पता ही है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट अबाउट द ट्रैकिया। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रैकिया के अंदर और क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड म्यूकोसिलियरी एसिलरेटर। अब देखिए क्या होता है कि हम पूरे दिन बाहर जाते हैं या घर पे रहते हैं, जो भी चीज़ होता है, तो क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ को इनहेल करते हैं, ठीक है, तो इनहेल करते हैं तो मतलब कि नेज़ल के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाता है। तो लंग्स में कोई डस्ट पार्टिकल्स ना जाए तो लंग्स के अंदर, ट्रैकिया के अंदर एक प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूकोसिलियरी एसिलरेटर। अब इस प्रोसेस क्या करता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स पूरे दिन का होता है वो ट्रैप हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ इस डायग्राम में जो ये पीले पीले कलर का मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड डस्ट पार्टिकल्स, एंड दिस डस्ट पार्टिकल्स आर ट्रैप इनसाइड द ट्रैकिया। क्योंकि ट्रैकिया के अंदर, जो ट्रैकिया के अंदर होता है, दिस इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ट्रैकिया इज लाइन्ड बाय सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और इससे लाइंड होता है। और म्यूकोसिलरी मतलब क्या होता है, पूरे दिन का जो इकट्ठा रहता है डस्ट पार्टिकल्स इसके सीलिया के अंदर इंटेंगल्ड हो जाता है, फंस जाता है, ताकि ये अंदर लंग्स के अंदर ना जाए, लंग्स को डैमेज ना करे। तो एक्चुअली ये डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, ताकि अंदर लंग्स के अंदर ना जाके उसे नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो जाता है, और कफिंग जो हम करते हैं, स्नीजिंग हम करते हैं, तो उससे वो बाहर निकल जाता है। सो दिस सीलिया एंड म्यूकस हेल्प टू एक्सपेल आउट द डस्ट पार्टिकल्स विच आर डिपोजिट इन द ट्रैकिया। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू दैट इज एक्सपेल आउट ऑल द डस्ट पार्टिकल्स थ्रू द ट्रैकिया। एंड म्यूकोसिलरी है और ट्रैकिया किससे से लाइन है, दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से लाइन होता है। तो ये आपको आना चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट दिस ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब विच इज एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरासिक कैविटी। मिड थोरासिक कैविटी तक आता है, और ये जो डिवाइड होता है राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। तो दिस ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू द राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ये ट्रैकिया है, ये पूरा जो स्ट्रेट आ रहा है दिस इज ट्रैकिया। और ट्रैकिया बेसिकली किस में डिवाइड हो जाता है, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ पा रहे होंगे कि जो राइट ब्रोंकस है, ये वाला राइट ब्रोंकस है, तो राइट ब्रोंकस जो होता है ब्रॉडर होता है और शॉर्टर होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये देखिए राइट जो ब्रोंकस है, दिस इज अ राइट प्राइमरी ब्रोंकस, दिस इज अ ब्रॉडर एंड शॉर्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम सांस लेंगे तो मैक्सिमम जो एयर आएगा वो कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा, क्योंकि वो ब्रॉडर होता है, शॉर्टर होता है। तो राइट साइड में सबसे ज़्यादा इसके चांसेस हैं आने के लिए, राइट। और लेफ्ट जो होता है वो शॉर्टर होता है और काफ़ी थिन होता है, ठीक है। तो लेफ्ट लॉन्ग भी होता है और काफ़ी पतला होता है। तो इसलिए राइट साइड में डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एयर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो एयर के थ्रू जो एयर बॉर्न डिजीज़ होते हैं उनमें फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ अ वाइडर, शॉर्टर and more vertical than the left, and this is broader and shorter, and the chances of infection are more on the right side than the left side because it structures like that. तो जो structure है वो ऐसे ही बना है, भगवान ने बनाया है, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। नाउ वी टॉक अबाउट द एल्वेलाई। सो एल्वेलाई जो होता है, ईच टर्मिनल एल्वेलाई
give rise to a number of very thin irregular wall and vascularized bag like a structure is called alveoli। मतलब क्या हुआ कि जो ब्रोंकस डिवाइड हुए, तो जो ब्रोंकस डिवाइड हो गए, लेफ्ट ब्रोंकस राइट ब्रोंकस, फिर वो जो टर्मिनल पार्ट है, तो दिस टर्मिनल पार्ट जहाँ पे पूरा चीज़ खत्म हो जाता है दैट इज कॉल्ड alveoli। और दिस alveoli हैविंग द टू टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, वन टाइप ऑफ मैक्रोफेज सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो alveoli के अंदर दो टाइप के एपिथेलियल होते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। टाइप 1 सेल और टाइप 2 सेल्स, दो टाइप के एपिथेलियल सेल होते हैं, और एक इसका मैक्रोफेज होता है। एल्वुलर मैक्रोफेज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ alveoli में ही रहते हैं और कहीं नहीं जाते हैं, और लंग्स के अंदर जो भी पैथोजन आते हैं उसको किल करने में मदद करते हैं। सो दिस एल्वुलर मैक्रोफेज आर फिक्स एंड मैक्रोफेज दे प्रिवेंट द इन्फेक्शन टू द लंग्स, लंग्स को इन्फेक्शंस से बचाते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि जो एपिथेलियल सेल है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो एपिथेलियल सेल है दो टाइप का होता है, टाइप 1 सेल और टाइप 2 सेल। टाइप 1 और टाइप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 सेल दे सिक्रीट द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो मैं किडनी में बहुत बार बता चुका हूँ। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और नहीं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करने में मदद करता है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, मैंने किडनी में डिस्कस किया था। हमारा मेन कंसर्न है टाइप 2 एपिथेलियल सेल के बारे में, बिकॉज इट सिक्रीट द सर्फेक्टेंट। अब देखिए सर्फेक्टेंट जो होता है फॉस्फोलिपिड्स लाइक लेसिथिन, DPCC और प्रोटीन से मिलके बना होता है, और सर्फेक्टेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सर्फेक्टेंट क्या होता है कि अगर एक बार लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट रिलीज़ हो जाए, 23rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज़ होता है सर्फेक्टेंट, तो सर्फेक्टेंट का मेन मोटिव ये होता है कि लंग्स में एक बार हवा भर जाए तो लंग्स हमेशा के लिए एक्सपेंड रहेगा, कभी भी वो कोलैप्स नहीं होगा। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो सर्फेक्टेंट होता है लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता है। जब हम सांस छोड़ते हैं एक्सपेल आउट करते हैं, तो लंग कोलैप्स होता है, राइट। तो लंग्स को पूरी तरह से कोलैप्स होने से बचाता कौन है? सर्फेक्टेंट है। और इसे हम और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और कंसर्न मतलब कि इसे अप्लाइड कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई बेबी का बर्थ हुआ, ठीक है, बेबी का बर्थ हुआ और मतलब कि वो मरा ही, मतलब जिंदा था, बाद में नर्स ने मार दिया। मान लीजिए नर्स से कोई दुश्मनी होगी उसने मार दिया, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि बेबी का बर्थ जो हुआ एकदम लाइव था, बाद में किसी ने मारा है? इसका मतलब क्या है कि हम पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। पोस्टमार्टम करने के बाद हम लंग्स को निकाल के एक बाल्टी में पानी भरेंगे, ठीक है, और बाल्टी में पानी भर के लंग्स को डालेंगे। तो लंग्स जब बेबी जिंदा है तो इसका मतलब सांस बेबी ने लिया होगा। जब सांस लिया होगा बेबी ने, तो इसका मतलब ये है कि लंग्स एक्सपेंड हुआ होगा। लंग्स एक्सपेंड हुआ है तो लंग्स में हवा है, तो हवा के कारण लंग्स क्या होगा? ऊपर, पानी के ऊपर फ्लोट होने लगेगा, तैरने लगेगा। और मान लीजिए बेबी अगर मरा हुआ बच्चा पैदा होगा तो लंग्स कभी भी एक्सपेंड हुआ ही नहीं है, मतलब लंग्स के अंदर हवा भरी ही नहीं है, तो लंग्स जो होगा सिंक हो जाएगा। सो दिस इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट का बेसिक क्या फंडा है, इससे आप इससे रिलेट कर सकते हैं। सो इट हेल्प इन रिड्यूस द सरफेस टेंशंस इनसाइड द एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर सरफेस टेंशन को ये रिड्यूस करने में मदद करता है। सो द एल्वेलाई आर इन्फ्लेटेड वंस, एक बार एल्वेलाई भर जाता है, सो दे नेवर कोलैप्स ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो ये कभी भी कोलैप्स नहीं होता है। Function, they increase the pulmonary compliances, the lungs expand inside the thoracic cavity। lungs जो होता है बहुत ही अच्छे से thoracic cavity में अच्छे से expand हो सकता है, and it helpful to prevent the atelectasis, that is collapse of lungs at the end of expiration। मतलब क्या होता है कि कभी भी हम सांस लेते हैं तो सांस मतलब कि लंग्स कोलैप्स नहीं होता है, लंग्स एज इट इज़ काम रहता है, काम करता है। तो एक बीमारी इससे रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सो इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वगैरह में आने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। सो इट इज़ ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ द पल्मोनरी सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन एंड सम स्ट्रक्चर इमेच्योरिटी इनसाइड द लंग्स। मतलब क्या होता है कि पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन किसी भी कारणवश कम हो जाता है, या कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है लंग्स के अंदर, इस वजह से जो बीमारी होती है, इस बीमारी को हम कहते हैं इन्फेंट रेस्पिरेटरी
डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होगा कि हमारा जो बच्चे का हार्ट रेट होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत जल्दी 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 ब्रीथ करेगा, एंड द ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, और उसके स्किन का जो कलर होगा ब्लू हो जाएगा। सो इन द लंग्स ईच एल्वेलाई डक्ट ओपन इनटू द ब्लाइंड चैम्बर दैट इज कॉल्ड एल्वेलर सैक, इसे हम एल्वेलर सैक बोलते हैं। एंड द एल्वेलर एपिथेलियम इज द लंग्स इज अ नॉन सिलेटेड स्क्वामस एपिथेलियम। जो एल्वेलर एपिथेलियम है, जो एल्वेलर एपिथेलियम है, किसी से लाइन हो जाता है नॉन सिलेटेड स्क्वामस एपिथेलियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द लंग्स इज इनक्लोजेड बाय पेरियोस्टियम, पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम, प्लूरल मेम्ब्रेन। और मैं आशा करता हूँ कि आप आंसर बताएं कि इसका ए होगा, बी होगा या सी होगा। सेकेंड, द एल्वेलर एपिथेलियम इज लंग्स इज नॉन सिलेटेड स्क्वामस एपिथेलियम, नॉन सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम एंड सिलेटेड स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये मान लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि आप सेकंड का जवाब दीजिए कि सेकंड का क्या जवाब है। तो थैंक यू सो मच। और भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीरीज़ को लेके आएंगे और डेली आपको वीडियो मिलेगी, तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें। अगर आप बिल्कुल रेगुलर व्यूअर हैं तो सबको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।